हेलो दोस्तों, थर्ड पेपर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का हम पढ़ेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर है, भारतीय समाज और शिक्षा। 70 नंबर का पेपर है, मतलब 28 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होंगे, पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक जिन्हें आप कहें। और फर्स्ट यूनिट अपन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज में विविधता। कहाँ कहाँ पर अलग अलग पाया जाता है, कहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अपने को देखने को मिलता है, किस किस संस्कृति वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। असमानता कहाँ कहाँ पर है, भेदभाव कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस यूनिट में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उनको अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस पेपर के या और भी बाकी पेपरों के जो वीडियो हैं, उन यूनिट्स को अच्छी प्रकार से देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। वहां से आपको अच्छी प्रकार से यूनिट बाय यूनिट सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिनको आप आसानी से देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद में देखिए, फर्स्ट यूनिट को आपको 15 नंबर का यूनिट है, तो जाहिर सी बात है एक या दो प्रश्न निबंधात्मक आएंगे, साथ में ही एक दो प्रश्न यहाँ से एक एक दो दो नंबर के भी आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आपके पास में सीरीज है तो फिर छोटे प्रश्नों को भी देखना है, एक एक दो नंबर वालों को भी, और बड़े प्रश्नों को भी देखना है, निबंधात्मक वालों को भी। अब देखिए, इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। भारतीय समाज में विविधता। यूनिट का नाम क्या है? भारतीय समाज में विविधता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समाज क्या है। समाज की परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने समाज शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगर प्रश्न आता है समाज की परिभाषा दीजिए, तो इसी तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा व्यवस्थित लिखने की कोशिश करनी है कि कुछ कुछ जो समाज शास्त्री रहे हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा दी गई है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज के अनुसार ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि समाज रीतियों व कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों, स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। आप ये जानते हैं कि रीतियाँ अलग अलग हैं समाजों में, हर समाज की अलग रीतियाँ, अलग अलग कार्य प्रणाली है, अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग प्रभुत्व संपन्न वहाँ पर रहता है। पारस्परिक सहयोग भी करते हैं, कुछ समाज में नहीं करते, तो अलग अलग समाजों के अलग अलग है। और नियंत्रण रहता है समाज का अपने सभी लोगों पर, स्वाधीनता रहती है। तो इन सब की एक व्याख्या को अपन क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। तो ये परिभाषा रही है मैकाइवर और पेज के अनुसार, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है गिडिक्स के अनुसार। गिडिक्स की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। इसमें देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, एक संघ है, एक व्यवस्था है, एक ग्रुप आप जिसे कहें। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये बातें आपको गिडिक्स के अनुसार ध्यान रखनी है। दो परिभाषाएं होगी महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। इसमें देखिए, भारत में सदियों से नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग बसते आ रहे हैं, और हर जिले या गांव में इस बात का प्रभाव भी देखा जा सकता है कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग तरह के तो वो लोग यहाँ पर हैं, तो प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ हर क्षेत्र में अनगिनत समुदाय हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, अपना एक धर्म है, संस्कृति है, रहन सहन है, आदि अलग अलग हैं। समुदाय के अंदर भी विविध प्रकार के परिवार और उनके बीच में अंतर होता है। हर इंसान दूसरे से अलग और अनूठा होता है, जिसकी रुचियाँ, क्षमताएं, उद्देश्य, अनुभव सब कुछ अलग अलग रहता है। यह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता लिए हुए हमारा देश सही मायने में विशिष्ट है। अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग आर्थिक और सांस्कृतिक जो भी सारे दृष्टि से विविधता, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है अपने को, तो वो सारा अपने देश में है। इसके बाद में विविध प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म हैं। अलग अलग विचार हैं लोगों के, रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं, पहनावा अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, पहनावे का अंतर भी। और भारतीय समाज की विविधता में ये सारा एकता का सूचक है, हम सब मिलजुल करके रहते हैं। तो ये कुछ बातें आपको विविधता के अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली विविधता में ध्यान रखना है। और सदियों साथ रहने के कारण लोगों की रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास पर एक दूसरे का प्रभाव भी मिलता है, एक दूसरे से मिलते जुलते होने लगे हैं काफ़ी सारे काम। यही भारत की पहचान है और भारतीय जनता का संबल भी है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की विविधता के बारे में। इसमें देखिए, राजस्थान की विविधता भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा जा सकता है। भूगोलविद मरु मेल माल के नाम से इस राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं। मरु यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल, मेरू यानी अरावली पर्वतमाला के हिस्से, और माल यानी पूर्वी राजस्थान के मैदानी और पठारी हिस्से। तो ये 3 हिस्से मरु मेल माल आपको ध्यान रखना है। इन तीनों भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीकों और संभावनाओं में अंतर भी आ जाता है। इस तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात आदि अनेक जो क्षेत्र हैं, इनको पहचाना जाता है, इनकी पहचान बनती है। इनमें से भाषा, खान पान, संस्कृति, सामाजिक ढांचे, रीति रिवाज में काफ़ी अंतर है।
सदियों साथ रहने के कारण अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी लोगों के रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों आदि पर एक दूसरे का प्रभाव भी अपने को देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान की विविधता हो गई। और अब एक अगला टॉपिक आता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पूर्वाग्रह क्या होते हैं। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित, पूर्वाग्रह पूर्व से मतलब पहले से ग्रह, तो पर पूर्वकल्पित विचार, पूर्वकल्पित विचार का क्या मतलब हो गया, एक संभावना पहले से बना लेना किसी के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में, तो बाकी सारी चीजें। तो इसमें देखिए पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय होता है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने, बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। पूर्वाग्रह ज्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं, मतलब पहले से ही एक धारणा बना ली जाती है। जैसे कुछ विद्यार्थियों का आपके ग्रुप में भी रहता है कि इंग्लिश को कठिन मान लेते हैं, इंग्लिश के बारे में या दूसरा आपके गणित के बारे में इस तरह से एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो कठिन है, मुझे नहीं आ पाएगी। उसको जाने बिना ही आप उसको खोल करके देखेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, किस तरह से सारा कुछ मैनेज करना है। तो उनको देखे बिना ही आप अगर ये धारणा बना लेते हैं कि मुझे वो नहीं आएंगी, कठिन है, तो ऐसी धारणा क्या रहेगी, पूर्वकल्पित विचार रहेंगे। पूर्वाग्रह के अंतर्गत आपको इनको लेना है। और पूर्वाग्रह क्या रहता है, एक समूह के बारे में दूसरे समूह द्वारा पहले से विचार बना लेना, कोई धारणा पहले से बना लेना, सही और गलत, ये सारा चीजें पूर्वाग्रह में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें देखिए शिक्षा का समाज पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। कोई भी जो कुप्रथाएं हैं उनको हम नहीं मानते हैं। कोई भी प्रथा वगैरह कुछ भी मानना होता है तो सोच समझ करके मानते हैं, जो हमारे लिए उचित है वो मानते हैं। अभी आपने देखा कि मृत्यु भोज वगैरह वो सारी चीज़ें बंद हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो उचित नहीं है, कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह वगैरह पर रोक लग रही है, तो वो सारी चीज़ें सही हो रही है। तो शिक्षा से ही ये प्रभावित हो रहा है। समाज एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो भारतीय समाज जहाँ सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में ही होता है, वहां पर साक्षरता आत्मरक्षा का सबसे प्रथम शस्त्र बन जाती है। एक निरक्षर व्यक्ति अदालत में अपना बचाव कर पाने में, बैंक से ऋण ले पाने में, रोजगार के लिए स्पर्धा कर पाने में, अपने विरासत के अधिकारों को लागू करने में, आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में भाग लेने में सामान्यतः कुछ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो। इन सभी समस्याओं के निराकरण के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का कारक बनती है। तो शिक्षा जरूरी है, समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में देखिए विद्यालय में सामाजिक भेदभाव के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं कि इसको कैसे दूर करा जाए। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि कोई नीची जो जाति है उसका अगर कोई बच्चा है, कोई ऊंची जाति का बच्चा है, तो वो फर्क वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो उससे बात नहीं करेगा या उससे दूर रहेगा। तो ऐसी चीज़ें वो रहती है। तो उसको दूर कैसे करेंगे, सामाजिक जो भेदभाव है उसको कैसे दूर करेंगे। पहला तो ये है कि सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से आपको देखना है। कोई भी किसी भी जाति का है आपके मिलने वाला है, वो बाकी बाद की बातें हैं, पर क्लास में आपको सभी बच्चों को एक समान नज़र से, एक समान तरीके से सबको एक समान पढ़ाना वहाँ पर रहेगा। कोई भी भेदभाव आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि आपकी पहचान वाला है तो उसको जल्दी आप पढ़ा रहे हैं या उसको उसी के ऊपर फोकस कर रखा है, तो ये गलत है। सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से। दूसरा बिंदु, प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेने का समान अधिकार उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर आप विद्यालय में प्रवेश के भी अलग अलग नियम लगाएंगे कि मेरी पहचान वालों को ही प्रवेश दूंगा या फिर एक निश्चित जाति को ही आप प्रवेश दे रहे हैं, तो वो गलत है। सभी को समान अवसर वहाँ पर मिलने चाहिए। सार्वजनिक कोई जगह है तो उसका प्रयोग भी सभी को करने का अनुमति उसमें मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास का मॉनिटर अपनी पहचान वाले को बना रहे हो, जो योग्य है उसको बनाना है और सभी को उसका अवसर देना है, नेतृत्व का समान अवसर देना है। कार्यों का विभाजन धर्म, जाति, लिंग के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर, जो योग्य है उसके आधार पर करना है। दलित बच्चों, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको विशेष अवसर मुहैया करवाएं। कोई बच्चा कमजोर है या मतलब आर्थिक स्थिति से या फिर मानसिक स्थिति से जैसे भी वो कमजोर है, तो उसको अलग से विशेष आप उसको ट्रेनिंग दे करके बाकी बच्चों के समान लाने का ये प्रयास कर सकते हैं। मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कोई पहचान वाला है तो उसको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, कोई दूसरी जाति का है तो उसको आप कम नंबर दे रहे हैं, तो पक्षपात नहीं करना है। 8वां बिंदु देखिए, शाला में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे ताकि वो संस्कृति के बारे में जानकारी लेते रहें। और 9वां बिंदु है, बच्चों में हमारी मातृभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना का भी विकास करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्राथमिकता देंगे। विद्यालय में गणवेश का प्रयोग करेंगे, एक ड्रेस का प्रयोग करेंगे। गणवेश का मतलब है कि ड्रेस। इसके बाद में देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं, अतिरिक्त समय देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं कि मतलब कोई जिसके देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो ऐसी कोई विशेष आवश्यकता है तो फिर वो उनको आप अतिरिक्त सुविधाएं देंगे, अतिरिक्त समय देंगे, तो वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छा सीख पाएंगे। 11वां बिंदु, आर्थिक संसाधनों की सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध अवसर करवाएंगे। नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको
ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, तो ये नाम भी ध्यान रखना है। इस नाम से जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स आपको इस यूनिट में दिखें, उनको जरूर से पढ़ना है। अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति का दोहन मनुष्य करता है, अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करता है। इसलिए मार्क्स अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी ये बुक है कार्ल मार्क्स की, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसकी है। मनुष्य जैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन उत्पन्न करने लगता है, वह अपने आप को पशुओं से अलग करके देखने लगता है। जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है। तो ये लाइन भी पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसकी बुक में कही गई या किस बुक में कही गई है। तो ऐसे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसी उत्पादन के जरिए मनुष्य का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह समुदाय में रहता है और सामूहिक रूप से श्रम करता है, सभी मिलजुल करके रहते हैं। इसके बाद में देखिए श्रम का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो टेक्नोलॉजी के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत कर दिया, अच्छी जो तकनीकें हैं वो अपन काम में लेने लगे और स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया और उत्पादन बढ़ाया और समुदाय अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन उत्पन्न करने लगे। अधिक उत्पादन से अब कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया जो सभी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था, तो अन्य लोग दूसरी गतिविधियों में लग गए। इसे श्रम का विभाजन कहा गया कि कुछ ही लोग कृषि में, कुछ अलग व्यवसाय में, तो इस तरह से श्रम का विभाजन हो गया कुछ कुछ लोग ग्रुप में बट करके। इसके बाद में वर्ग और स्तरीकरण की अपन बात करते हैं। तो इसमें देखिए मार्क्स ने स्तरीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। सभी स्तरीय समाजों में मुख्यतः दो बड़े सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग होता है और दूसरा शासित वर्ग होता है। शासक वर्ग राज करने वाला, आदेश देने वाला, और शासित वर्ग जिनके ऊपर राज किया जा रहा है, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है शासित वर्ग शासक वर्ग का कहना मानेंगे। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने से शासक वर्ग को शक्ति तथा सत्ता हासिल होती है। इस तरह वह अन्य वर्गों के श्रम के फल हथिया लेने में सक्षम रहता है। तो ये दो वर्ग आपको ध्यान रखना है समाज के, कार्ल मार्क्स के अनुसार। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण की व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों पर सामाजिक समूहों के संबंधों से उत्पन्न होती है। वर्ग की जो उन्होंने परिभाषा दी है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग आधारित समाज में दो मुख्य समूह होते हैं, जिनमें से एक उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार लिए हुए होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसे विशिष्ट दर्जा हासिल होने के कारण यह वर्ग के श्रम के फल को हथिया पाता है। इस प्रकार से वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है। एक और वह वर्ग होता है जिसके पास में उत्पादन के साधन हैं, और दूसरी ओर वह वर्ग है जो साधनों के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच का जो रिश्ता है, इसको उत्पादन का रिश्ता कहा है। प्रश्न आ सकता है उत्पादन का रिश्ता किसे कहते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन का रिश्ता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग जो उत्पादन के साधन हैं इनके ऊपर अपना अधिकार रखता है, और दूसरा वर्ग वह है जो इन साधनों से काम करके उत्पादन करता है, कोई भी काम जो कृषि वगैरह है वो सारी चीज़ें। तो उसको इस जो रिलेशन है इनका, शासित वर्ग और शासक वर्ग का, इस रिलेशन को उत्पादन का रिश्ता कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ग और सामाजिक बदलाव को लेकर के। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिससे उत्पादन के तरीकों में और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने लगता है कि कोई मेरे से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो मैं और मेहनत करके और अलग अलग तरीके अपना करके उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा, उससे ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करूंगा। तो वो परिवर्तन यहाँ पर आने लगता है टेक्नोलॉजी में और तरीकों में। इससे उत्पादन की प्रक्रिया विकसित होती है, जिससे वर्गीय ढांचे में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उत्पादन तकनीकों में वृद्धि होने के कारण मौजूदा वर्ग अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। इससे नए वर्गों की रचना होती है, जो पुराने वर्ग हैं उनका स्थान वहां पर ले लेते हैं। सामंती युग में जमींदार और किसान मुख्य वर्ग थे, जबकि आधुनिक औद्योगिक युग में पूंजीपति और मजदूर प्रमुख वर्ग के अंतर्गत आ गए। पूंजीपति और मजदूर यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और जो तकनीक आई है, नए वर्ग की रचना जो आई है प्रासंगिकता के कारण से, तो वो फिर पुराने वर्गों का स्थान ले रहे हैं और पूंजीपति और मजदूर यहाँ के प्रमुख वर्ग आ गए हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण। एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरा मैक्स वेबर। इसमें देखिए मैक्स वेबर को समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मार्क्स की तरह वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज के स्तरीकरण का बुनियादी रूप है। उन्होंने वर्ग की व्याख्या मार्क्सवादी कसौटी मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व के रूप में करी। वर्ग और जीवन अवसर के बारे में मैक्स वेबर ने क्या कहा, देखिए वेबर ने वर्ग के जीवन अवसर पहलू को महत्व दिया।
इसका अर्थ उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है जो उसे विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम बनाती है। यह शिक्षा उतनी महंगी नहीं होती है जो उच्च वर्गीय परिवार में जन्मे बच्चे को मिलती है, इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए अलग अलग होंगे। उनकी विभिन्न पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है इसे भी भिन्न भिन्न वर्गों का हिस्सा बनाती है, मानती है। जीवन अवसरों का विवेचन करते समय वेबर ने व्यक्ति का जो समुदाय है, जो व्यक्ति का समूह है, उस पर बल दिया है। इसके बाद में आगे देखिए, वेबर के अनुसार वर्ग के दो बुनियादी पहलू हैं। पहला जो पहलू है यह है कि वस्तुतः श्रेणी है उत्पादन संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसर उपलब्ध करा करके उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में देखिए, इसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व या अधिकार में उत्पादक संपत्ति रहती है। यह वर्ग जो है मार्क्स के पूंजीवादी जो वर्ग था वो आता है, उसके समान है। दूसरा है सफ़ेदपोश श्रमिक। इस वर्ग में बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल होते हैं। वो दिमाग लगाएंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, तरीके वगैरह, वो सारी चीज़ें, जैसे प्रबंधक, प्रशासक, पेशेवर, प्रोफेशनल आदि लोग इसमें आएंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है सफ़ेदपोश श्रमिक के बारे में। और तीसरा वर्ग आएगा लघु संपत्ति वाले। इस वर्ग में स्वरोजगार में लगे लोग आते हैं, जैसे दुकानदार, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि लघु संपत्ति वाले। और इसके बाद में चौथा वर्ग है शारीरिक श्रमिकों का वर्ग। ये लोग दिहाड़ी या वेतन के बदले काम करते हैं। श्रमिक वर्ग को वेबर ने इसी वर्ग में शामिल किया है। तो ये 4 वर्ग ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से वेबर ने मार्क्स के 2 वर्गीय मॉडल के विपरीत समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। हालांकि वेबर ने वर्ग संरचना का जो ये आधार ढूंढा वह मार्क्स के जैसा ही था, मगर समाज में वर्गों के प्रकार को लेकर के उनका नजरिया मार्क्स से भिन्न था। तो ये बात हो गई। इस वर्गीकरण में वेबर ने 2 अन्य तरह के स्तरीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इनके अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन अवसर उनकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक सत्ता पर भी निर्भर है, जबकि मार्क्स ने संपत्ति आधारित वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना था। तो ये बात हो गई। इनके दोनों में डिफरेंशिएशन, फर्क क्या है दोनों के जो वर्गीकरण है उसमें। और इसके बाद में घुमक्कड़ समुदाय का प्रश्न भी इस यूनिट में महत्वपूर्ण रहता है। तो घुमक्कड़ समुदाय में देखिए, हजारों वर्षों से राजस्थान में घुमक्कड़ समुदाय विचरते आए हैं। घुमक्कड़ समुदाय का मतलब है जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए या आजीविका के लिए वो अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं देश के अलग अलग कोनों में। तो पशुपालन का काम करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। वर्षा की कमी के कारण जीविका की तलाश में पलायन करना आदि के चलते लोग घुमक्कड़ जीवन बिताते रहते हैं। ये लोग सदियों से हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संस्कृति को संवारने, उसे लोकप्रिय बनाने में लगे हैं। लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर की जीविका खतरे में है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए, घुमक्कड़ समुदायों का समाजीकरण किस प्रकार से होएगा। इनके छोटे बच्चे प्रारंभ से ही अपने माता पिता व रिश्तेदारों को दिन रात काम करते हुए देखते हैं और उनके अनुसार ही वो सीखते हैं। बचपन में वे खेलों में उनकी नकल करते और छोटे छोटे औजारों को बनाना व सुधारना सीखते। अभिभावक अपने बच्चों को हमेशा इस तरह के काम करने और के लिए उत्साहित करते और जब वे खुद ये काम करते हैं अपने बच्चे को भी इस काम में शामिल करते हैं। अभिभावक इस प्रकार से नकल करते हुए बच्चे अपने समुदाय के पारंपरिक पेशे सीख जाते हैं। जैसे लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के काम को आसानी से सीख पाएगा। कुम्हार का बच्चा है तो वो मटके बनाना या घड़े वगैरह जो भी है तो वो उनको बनाना आसानी से सीख लेगा, नकल करके वो सीख लेगा, उस पारंपरिक पेशे को सीख लेगा। इसके अलावा लड़के व लड़कियां रोजमर्रा के काम से संबंधित बातों, खास करके महिला पुरुष कार्य विभाजन के बारे में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक का मतलब है नकल करके या व्यवहार से आपके आसपास में, तो वो हो गई शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। घुमक्कड़ समुदाय में जो ऑफिशियल शिक्षा है वो कैसी रहेगी उस बारे में देखिए। शिक्षा में घुमक्कड़ समुदाय के लोगों में वर्तमान में स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण कई परिवारों के बच्चे आसपास के विद्यालयों में जाते हैं। हालांकि अब भी इस समुदाय के अनेक परिवार आज भी घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे अभी भी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इन समुदायों में पारंपरिक जीवन के लिए जरूरी शिक्षा यह समाज अनायास ही अनौपचारिक तरीकों से अपने बच्चों को देता है, जो कि अपन ने अभी बात करी कि अगर कुम्हार का बच्चा है तो वो मटके बनाना आदि अपने परिवार के लोगों को देख करके ही सीख लेगा, या फिर लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के जो औजार बनाना है तो वो अपने परिवार को देख कर ही सीख लेगा। तो अनौपचारिक तरीके से शिक्षा ले लेगा। और खेती में आ रहे बदलावों के कारण पारंपरिक औजारों तथा बैलों की मांग कम होती जा रही है। हालांकि उनकी शिक्षा जीवन से कटी हुई नहीं थी, लेकिन समय के साथ में पारंपरिक पेशे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें जीविका के लिए नए मौके खोजने पड़ रहे हैं।
इसमें शिक्षा ही इनका संबल बन सकती है, अतः ऐसे समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएं भी चलाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन या फिर बहिष्कार क्या होता है। बहिष्कार का मतलब है, सामाजिक बहिष्कार का मतलब है अलग कर देना या समाज से बहिष्कृत करना, अलग कर देना। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुल मिलने से रोक दिया जाता है और अलग रखा जाता है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव अर्थात अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राय इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं उनको। बहिष्कार के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं? पहला देखिए, प्रत्येक समाज में अपने अपने सामाजिक मूल्य होते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उन नियमों या रीति रिवाजों को मानना होता है, पालन करना होता है। यदि कोई सदस्य समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। दूसरा बिंदु, समाज में हुक्का पानी यानी समाज में बैठना उठना वो निषिद्ध कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। तीसरा बिंदु, समाज विवाह निषेध कर दिया जाता है। समाज में आप विवाह नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, और ना ही आपको किसी विवाह में बुलाया जाएगा, किसी भी समारोह में नहीं बुलाएंगे, समाज के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहिष्कार के स्वरूप हो गए। इसके बाद में शोषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। शोषण में देखिए, शोषण शब्द का प्रयोग हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ एक व्यक्ति या समूह के श्रम या संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए ले रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है। समाज में इसका एक सरल उदाहरण बेगार प्रथा है, जो हमारे राज्य में स्वतंत्रता से पहले व्यापक रूप से पाई जाती थी। समाज की उच्च जाति के जो जमींदार हैं निम्न जाति के लोगों से बिना किसी भुगतान के काम करवा सकते थे। इससे लोगों को शारीरिक श्रम के साथ में अपमान भी सहना पड़ता था। इस प्रथा के खिलाफ देश भर की रियासतों में संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश के स्वतंत्र होते ही इस प्रथा को कानूनन खत्म कर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में सामाजिक स्त्रीकरण की बात आती है। तो यह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों को वर्गीकृत करते हुए एक ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, तो उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। यह ऊंच नीच की संरचना लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को निर्धारित करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों का अगर प्रश्न आता है, ये एक निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक स्त्रीकरण को समझाइए, उसके सिद्धांत भी लिखिए। तो उस तरह से आपको समझना होगा डिटेल में। पहला सिद्धांत आता है, सामाजिक स्त्रीकरण जो है वो समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। यानी लोग अपनी दक्षताओं या परिश्रम के कारण नहीं बल्कि समाज में अपनी हैसियत के अनुरूप संसाधनों का अधिकार पाते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार। दूसरा सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी कि वंशानुगत। जाति व्यवस्था में जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्त्रीकरण की कोई भी व्यवस्था वंशानुगत नहीं चलती जब तक कि व्यापक तौर पर यह न माना जाए वह या तो न्याय संगत है या अपरिहार्य है। तो ये बिंदु इधर ध्यान रखना है। और उसके बाद में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की जो बात आई थी कि बच्चे जो हैं घुमक्कड़ समुदाय में अनौपचारिक शिक्षा ले लेते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको लेकर के भी प्रश्न आ सकता है 1 या 2 नंबर का। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि औपचारिक जो शिक्षा है वो नियम पूर्वक और तरीके से होएगी, संपन्न होएगी, एक ठीक पाठ्यक्रम उसका बना रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा प्राय घरों में परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी जो धंधे हैं इनमें दी जाती है। कठपुतली बनाने वाले, गाडोलिया लुहार, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मकांडी पंडित, लोक नर्तक आदि औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके आजीविका कमाते हैं, श्रम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने निवास स्थान से रोजगार के लिए दूर दूर जाते हुए भी पारिवारिक कामकाज के लिए अपने गांव आते हैं। तो ये क्या हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया। और अनौपचारिक जो शिक्षा रहेगी वो क्या रहेगी, जैसे लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के काम अपने माता पिता को देख करके, अपने परिवार वालों को देख करके ही सीख लेगा, उनकी नकल करके सीख लेगा। कुम्हार का बच्चा है तो वो मटका बनाना और जो बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं तो वो सीख लेगा। पुश्तैनी वो रहेगा परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी धंधों में। तो ये कुछ बातें औपचारिक अनौपचारिक के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है।
इस तरह से अपना ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप इस 15 नंबर के यूनिट को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट करके बताइएगा। साथ में ही आपको देखिए इस पेपर के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट से आप सारे यूनिट्स को एक साथ देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। और जिनको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर संपर्क करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। 11,000 से ज़्यादा BSTC BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी ज्वाइन होइए ताकि आपको BSTC BEd के रिगार्डिंग और साथ में ही शिक्षक भर्तियों से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको नाम मात्र की फ़ीस में ही आपको सारे सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं। बाकी जो वीडियोस देख करके तैयारी कर रहे हैं वो आराम से अपनी तैयारी करिए। कुछ मॉडल पेपर्स भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम टाइम पर, तो वो भी आपकी तैयारी में एक रामबाण साबित होंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।